स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आदरणीय वंदना भाखड़ा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आमंत्रित किया। सम्मानीय टीचर्स, प्यारे बच्चों, भारत माता की। मुझे सिविल का नाम तो बहुत सुन रखा है और यहाँ के बच्चे होशियार ये भी हमें पता है और आपके बारे में मैडम से चर्चा करती रहती कि हमारे बच्चे पढ़ाई में बहुत होशियार हैं और बहुत बच्चे टॉपर भी हैं यहाँ पे। सच है कि झूठ है? सच है। अभी रिजल्ट पता चलेगा आने वाले समय में, हम पूछेंगे कि आप वाकई ये सच है कि झूठ है। नहीं, बाकी आपकी पढ़ाई तो होती है क्योंकि शिवल की स्कूल का नाम भी है। अब तो PM श्री शाला हो गई है, तो ये गर्व की बात है कि हमारे इस खकनार ब्लॉक में मैम एक ही स्कूल है PM श्री शाला। तो ताली बजनी चाहिए आपके लिए। आप कितने को जाना है कि आपको इतने अच्छे स्कूल मिले और इतने अच्छे प्रिंसिपल आपको मिले कि इनके मार्गदर्शन में हम तो लोगों कई वर्षों से जानते चले आ रहे हैं। इतने अच्छी स्कूल का संचालन हो रहा है, जो यहाँ की साफ सफाई हम लोग देख पा रहे हैं, जो पेंटिंग्स हम लोग देख पा रहे हैं। और कई साल पहले हम लोग यहाँ कई बार आ चुके हैं और आज हम लोग यहाँ दोबारा आए, लेकिन उस समय और असम में बहुत जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है। तो ये मेहनत के लिए मैम का पूरे स्टाफ के लिए एक ताली आपकी बच्चे, क्योंकि ये जो बातें हो रही है ना, ये बातें आज बहुत सरल उसमें ख़त्म नहीं हो जाएगी। ये जो वीडियोस बन रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये आज मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री को भी जाने वाली है। तो आपकी PM श्री शाला का जो नाम है ना, सिवल का नाम, वो आज भारत सरकार के पास भी जाने वाला है इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो ये भी गर्व और खुशी की बात है। आज जो मुझे बुलाया गया है, आपको जिस क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, कई वर्षों से हम लोग उसमें काम करते चले आ रहे हैं। मैं बहुत कुछ तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे जो है, जो इस नेपा नगर में रहते हैं, यहाँ की संस्कृति से रचे बसे हैं, उसे जानते होंगे। लेकिन बहुत अफसोस की बात होती है कि कुछ चीज़ें जब हम लोग मंच पे पूछते हैं तो लोग उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। आप लोगों ने, मैं कुछ नृत्य के बारे में आपसे बात करूंगा। आप लोगों को गरबा पता है? गरबा क्या होता है? वो कब खेला जाता है? नवरात्रि में। अच्छा, आपको भांगड़ा पता है? भांगड़ा पता है? भांगड़ा क्या होता है? किस राज्य का लोक नृत्य है वो? वेरी गुड। और गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? वेरी गुड। तो आपको पंजाब का भांगड़ा पता है, गुजरात का गरबा पता है। अच्छा, फगुआ किस राज्य का या किस जिले का लोक नृत्य है? फगुआ नहीं पता? अच्छा, भगोरिया पता है? भगोरिया वो किस राज्य का है? आदिवासी का है। किस राज्य का है? हमारे मध्य प्रदेश का है ना, और हमारे नेपा नगर में भी होता है ना। लेकिन फगुआ आपको नहीं पता। आपको गदली पता है? गदली लोग नृत्य नहीं पता? वो भी हमारे मध्य प्रदेश का है, हमारे जिले का है, कोरको जनजाति का है। विडम्बना तो वहाँ होती है। आप तो खैर बच्चे हैं अभी, आप तो बहुत आपको पढ़ना है, आगे जाना है, बहुत कुछ समझना है, सीखना है। लेकिन जब हम किसी बड़े मंच पे जाते हैं, वहाँ जब ये बातें करते हैं ना, तो वो लोग भी जवाब नहीं दे पाते हैं कि फगुआ कहाँ का लोक नृत्य है, गदली कहाँ का लोक नृत्य है। विडम्बना इसलिए है कि हम लोग खुद ही इसको पहचान नहीं पाए। हमारे जिले के लोक नृत्य को, लोक संस्कृति को हम लोग नहीं जान पाए, पहचान पाए, इसलिए हम उसको प्रमोट नहीं कर पा रहे, उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे। हम लोग को गुजरात का गरबा पता है, हमें पंजाब का भांगड़ा पता है, लेकिन हमारे बुरहानपुर का फगुआ हमें नहीं पता, हमारे बुरहानपुर का गदली हमको नहीं पता। तो ये क्यों नहीं पता? क्योंकि हम लोग संस्कृति को ध्यान नहीं दिया, हमने उसकी ओर कभी सोचा भी नहीं। एक तो कमी हमारे पठन पाठन में ये रही है कि हम लोगों ने उसको विषय नहीं बनाया, संस्कृति का विषय नहीं बनाया, तो बच्चे पढ़ ही नहीं पाते। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते तो उतना नॉलेज रख नहीं पाते। हम उसी प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारे बच्चे हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारा जो समाज है, हमारी संस्कृति को पहचाने, जाने। इसलिए हम लोग नेपा नगर में भगोरिया लोक उत्सव करवाते हैं और इस बार 24 मार्च को हमारे नेपा नगर में फिर से हम लोग भगोरिया लोक उत्सव करा रहे हैं, ताकि लोग अपनी संस्कृति को पहचाने, उससे जाने, उसे समझे कि भगोरिया होता क्या है। बहुत सी किंवदंतियां रही है। हम लोगों ने जब छोटे थे सुन रखा था कि भगोरिया होता है, कोई युवा युवती को पसंद करता है, लेके भाग जाता है, शादी हो जाती है। हमने भी सुना था, तो हम भी वही चले आ रहे थे कि ऐसा कुछ होता होगा। बट अब समझ में आया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तो एक संस्कृति है, मेल मिलाप का, एक परिवार का मेल जोल का एक कार्यक्रम है, जहाँ पे समाज मिलता है, इकट्ठा होता है, दूसरे को गुलाल लगाता है, अपने सुख दुख बांटता है, खुशी मनाता है, उत्सव मनाता है और उत्सव में नृत्य करता है। ये सब भगोरिया कहते हैं।
ये वो संस्कृति है, पर संस्कृति को गलत तरीके से पेश किया गया था। हमारे विदेशी लोग तो बड़ा मजा आता है बातें सुनने के लिए। मैं यूनेस्को का मेंबर हूँ ना, कई मंचों पर मुझे अवसर मिलते हैं बात करने के लिए। हमने 2 बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया तुर्कमेनिस्तान और कंबोडिया में, वहाँ भी हमें मंच मिला बोलने के लिए, हमें वहाँ भी अपनी बात रखी। अभी लेटेस्ट मैम बता दी थी भारत पर्व के बारे में। हम लोग भी 26 जनवरी पे दिल्ली होके आए हैं, दिल्ली के लाल किले में हम लोगों ने कार्यक्रम करके आए हैं और मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट किया है। वहाँ पर मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति को प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार से हर स्टेट की अपनी अपनी कलाएं संस्कृति होती है ना, उसी प्रकार से हम अपने मध्य प्रदेश की संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। और केवल एक उद्देश्य यही होता है कि हम अपनी संस्कृति को पहचाने जाने। अब मैं आपसे पूछूंगा, फगुआ कहाँ का लोक नृत्य है? हाँ, बुरहानपुर का। चलेगा, नेपाल बुरहानपुर एक ही है। हमारे मध्य प्रदेश का है, हमारे बुरहानपुर का है। गदली कहाँ का लोक नृत्य है? बुरहानपुर का, हमारे मध्य प्रदेश का है, हमारे बुरहानपुर का है। कोटू जनजाति का लोक नृत्य है। फगुआ, बारेला, भिलाला, भील जनजाति का लोक नृत्य है। तो ये जब संस्कृति, गणगौर आप लोगों ने सुना है? गणगौर कहाँ का है? ये कहाँ का लोक नृत्य है? हाँ, हमारे निमाड़ का है, निमाड़ का लोक नृत्य है। तो ये सब चीजें जो होती है ना, ये हमारे नॉलेज के लिए और आने वाले समय के लिए बहुत अच्छी है, अन्यथा हम अपनी संस्कृति को भूलते चले जाएंगे। अभी तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इतनी सारी बातें हो रही। मैडम ने हमें मंच दिया तो हम अपनी बातें आपके सामने रख पा रहे हैं। यदि हम ये बातें आपके सामने नहीं रख पाते तो साथ इस कला संस्कृति से आप लोग इतने परिचित नहीं हो पाते। तो हम अपनी संस्कृति को भूले नहीं, उससे बनाए रखें, उससे आगे बढ़ाएं, उसको प्रसारित करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चल सके कि हमारी कितनी प्राचीन संस्कृति रही है, जो विलुप्त तो नहीं हुई है, वो चली आ रही है। हम जब भगोरिया करवाते हैं तो लोगों को बोलते हैं, जो लोग कलाकार होते हैं उनको ये बोलते हैं कि आप अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आए, अपने पारंपरिक जो गहने होते हैं वो पहन करके आए। लेकिन हमें कुछ पर्सनल लोग बोलते हैं, यार भैया आज के समय में धोती कौन पहनता है? धोती पहनना अच्छी बात है क्या? नहीं, बात तो अच्छी है, बट रोज धोती नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि सही बात है, हमें यदि कोई बोलेगा धोती पहन के रोज घूमे बाजार में, या आपको बोले कि धोती पहन के रोज स्कूल आओ, तो ये क्या संभव है? क्या नहीं है। लेकिन कभी कभी तो आ सकते हैं, कोई विशेष अवसर पे तो आ सकते हैं। हम शादी में जाते नए कपड़े पहनते कि नहीं पहनते? पहनते हैं ना। तो इसी प्रकार से हमारा कोई उत्सव होता है, तब हम लोग हमारे पारंपरिक वेशभूषा पहन सकते हैं ना। कम से कम उस समय जरूर पहनना चाहिए। आपके यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी पे कार्यक्रम होते हैं, आप लोग नृत्य करते होंगे। कौन सा डांस करते हैं? बच्चे तैयारी करते होंगे, परफॉर्मेंस भी देते होंगे। क्या करते हैं आप लोग? आदिवासी करते हैं। क्या पहनते हैं आप उस समय? कास्ट्यूम में क्या गहने क्या पहनते हैं? कपड़े क्या पहनते हैं? तो आप पहनते हैं ना। यदि आप सिंपल शर्ट पहन करके, मैं हमारे साथी लोग मैं यदि इनको ये बोलूँ कि आप भगोरिया करो कपड़े पहन करके, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? देखने में नॉर्मल लगेगा। लेकिन हम बिल्कुल धोती, कुर्ता, टाकली, मालाएं, पगड़ी, पूरे वेशभूषा में हम लोग करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना। इसलिए हम लोग बोलते हैं संस्कृति को नहीं भूले, अपने वेशभूषा को नहीं भूले। आज एक विषय को लेकर के आपके बीच में आए हैं कि वीरांगना रानी दुर्गावती, आपने सुना उनके बारे में? सुना है? कोई बताएगा उनके बारे में कुछ? गोंडवाना राज्य की रानी के नाम से हमारी वीरांगना रानी दुर्गावती, उनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। वो जानते इसलिए कि शायद वो कुछ किताबों के एक या दो पेज में कहीं उनको स्थान मिला है, और उनको इतना लोग नहीं पहचान पाए क्योंकि उनके बारे में बातें कहीं नहीं हुई है। 5 अक्टूबर 1524 को उन्होंने जन्म लिया था। उत्तर प्रदेश के बांदा में वो जन्मी थी। उनका विवाह हुआ तलपत शाह से, क्योंकि वो चंदेल वंश की राजकुमारी थी, राजपूत परिवार से बिलोंग करती थी। तलपत शाह एक आदिवासी समाज से बिलोंग करते थे। उस समय भी जाति प्रथा थी, लेकिन जो योग्यता थी रानी की, वीरांगना की, और जो तलपत शाह का जो शौर्य था, उनको उस कारण से उनका मिलाव हुआ, विवाह हुआ। और अकबर के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, सुना होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। जानते हैं आप लोग? अकबर से उनका युद्ध हुआ, और प्रत्यक्ष युद्ध तो कभी नहीं हुआ। अकबर तो खुद युद्ध करता ही नहीं था, वो तो किसी न किसी को भेजता था। तो वीरांगना रानी दुर्गावती की जो शौर्य गाथा है, उसको लेकर के हम लोग एक महानाट्य करने वाले हैं 8 मार्च 2024 को। उस महानाट्य के पीछे हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हम अपनी जो प्राचीन सभ्यताएं, जो हमारी शौर्य गाथाएं, जिनकी बदौलत हमें आज आज़ादी की सांसें मिली, हम लोग आज़ाद भारत में रह रहे हैं। और जो आज़ादी हमें मिली है ना, इतनी आसानी से नहीं मिली है, इसके पीछे कई बलिदान दिए हैं इन लोगों ने, जिनको हम लोग ज़्यादा नहीं जान पाते, जिनके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। कि रानी वीरांगना दुर्गावती
एक आम नारी नहीं थी। उसने सोचा कि नहीं, मैं इतनी आसानी से अपने हथियार क्यों डाल दूंगी, मैं एक क्षत्राणी हूं, मैं हार नहीं मान सकती किसी से। उसे पता था कि मुगल सेना बहुत शक्तिशाली है, हम तो बहुत मुट्ठी भर के हैं, लेकिन उनकी जो सेना है हजारों लाखों में, यदि युद्ध होगा तो निश्चित रूप से हमारी हार होगी। फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई, हार नहीं मानी, और उन्होंने अकबर का आग्रह को अस्वीकार कर दिया और चैलेंज किया, यदि दम है तो युद्ध करने आ। गोंडवाना साम्राज्य जो कि नर्मदा के किनारे और छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बड़े साम्राज्य में फैला हुआ था, जबलपुर, वहां पर आजम खान के माध्यम से अकबर ने अपनी सेना पहुंचाई, युद्ध हुआ। पहली बार तो वीरांगना जीत भी गई, लेकिन सेकंड बार में चूंकि सेना उनकी बहुत थी, जब उनको हार का सामना करना पड़ा तो वो समझ गई कि यदि अब मैं हार गई तो ये मुझे पकड़ेंगे, पकड़ के अकबर के सामने प्रस्तुत करेंगे, और ये मैं कहते ही बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भारतीय नारी हूँ और भारतीय नारी को कोई पराया पुरुष छू सके, ये संभव नहीं है। तो अंतिम समय में नरई के नाले के पास में जब उनको लगा कि मेरा अंत समय आ गया, हम इनसे जीत नहीं सकते हैं, तो उन्होंने अपने आप को आत्म बलिदान कर लिया, स्वयं अपने कटार से अपना बलिदान करके अपने को मोक्ष से दिला दिया। और जो उनके साथी थे उनको बोला कि मेरा अंतिम संस्कार यही कर देना, मेरे शरीर को भी मुगल लोग नहीं छू पाए। तो वो इतनी वीर थी, वो इतनी दम रखती थी वो, कि उसे पता था कि सच्चाई क्या है, फिर भी वो लड़ी इसलिए कि आज हम उनकी बात कर सके और अब वो हमारे बीच में एक प्रेरणा स्रोत का काम कर सके कि हम अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। आप लोगों से यदि मैं पूछूंगा, आप तो बच्चे हैं, कि आप अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। आज बलिदान तो कोई मांगता नहीं है कि अपने देश के लिए आप बलिदान दो, क्योंकि जरूरत भी नहीं है बलिदान की, तो लेकिन अपने देश के लिए आप जी सकते हो। आप सबको संविधान के जो अधिकार है वो सब पता होंगे, लेकिन संविधान में जो कर्तव्य दिए गए उसके बारे में हम लोग कम जानते हैं, हम अपने कर्तव्य को कम मानते हैं। यदि हम अपने कर्तव्य को पहचान लेना तो निश्चित रूप से हम अपने देश के लिए योगदान ही दे रहे हैं। यदि कुछ गलत हो रहा है तो उसके विरुद्ध आवाज उठाएं। यदि आप आवाज उठाएंगे तो निश्चित रूप से वो गलत चीज जो होने वाली वो नहीं होगी। और आज आपका एक ही कर्तव्य पढ़ाई। यदि आप पढ़ाई मन लगा के करेंगे तो निश्चित रूप से आप में सब व्यक्ति, सब बच्चे हों, चाहे बेटे हो चाहे बेटियां हो, आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छे पद पे, अच्छे पोस्ट पे रहेंगे। और आज से 15-20 साल का जब मैडम भी यहाँ पर आएगी या मैं भी यहाँ पर आऊंगा, तो आप इस गाँव में जब पता करेंगे तो बोलेंगे इस गाँव के बहुत से बच्चे सरकारी ऑफिसर बने हुए हैं, कोई आर्मी में गया है, कोई नेवी में गया है, कोई पुलिस में गया है, तो आप बड़े अधिकारी बनेंगे। अच्छा, आपने किसको छोटा बनना है, कुछ नहीं बनना है, ऐसा कोई है तो हाथ खड़ा कर दे, हम मैडम को स्वागत की माला पहना के। अभी पढ़ना नहीं है, अच्छी कोई है ऐसा? बनना नहीं है, सबको पढ़ाई करनी है ना, सबको आगे बढ़ना है, तो हाँ बोलो। डर के हाँ क्यों बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस हाँ बोलना चाहिए, बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। भारत माता की। हमने भी बहुत पढ़ाई करी है, ऐसा नहीं है कि केवल नाच गाने में अपने आप को लगा दिया था। मैडम तो हमें जानती पुराने समय से, हम लोगों ने एजुकेशन भी अच्छा किया, हमने लॉ किया, हम वकील भी बने, लेकिन अपनी इच्छा को मार नहीं सकते थे ना। लेकिन माँ बाप का सम्मान भी करना जरूरी था। उनकी इच्छा थी कि मेरा बेटा वकील बने, क्योंकि वो खुद पुलिस में थे, इसलिए वो मुझे वकील देखना चाहते थे। मैंने उनका सम्मान भी किया, उनका मान रखा, वकील भी बना, लेकिन अपने काम को भी किया और आज अपने काम से अपनी पहचान बनाई। आज ईश्वर की कृपा से इस जिले का ऐसा कोई अधिकारी नहीं जो हमें नहीं जानता। हम अधिकारियों के साथ में उठते हैं, बैठते, बात करते हैं, फोन करते, वो हमें फोन करते हैं, हम उन्हें फोन करते हैं। किसी कार्यक्रम में बुलाना तो वो हमारा आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं, आ जाते हैं, वो हमें बुला लेते हैं किसी कार्यक्रम के लिए, कोई उन्हें मार्गदर्शन हमें लगता है तो वो हमें देते हैं, उन्हें हमें हमारी जरूरत पड़ती है तो हम उनके साथ हो जाते हैं। तो ये हमारा काम बोलते हैं कि हम लोग को ये कुछ नहीं कर पाते तो हमें कौन पूछने वाला था, हम याद यही इसी मंच पर नहीं होते, हमें यही नहीं बुलाया जाता, आप ही हमारी बात नहीं सुन पाते। तो हमने किया है, आपको भी करना है, जो इच्छा हो वो करो, लेकिन सही दिशा में करो और मेहनत के साथ करो। आपके लिए तो इतने अच्छे टीचर यहाँ मौजूद हैं, मैं तो उनको व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत से टीचर को यहाँ जानता हूँ। आप किस्मत वाले हो, बस शर्त है कि आपको मेहनत करनी है और सही मार्गदर्शन अपने टीचरों से लेना है। निश्चित रूप से आप भी सफल होंगे। और जैसा आज हम भाषण दे रहे हैं ना किसी स्कूल में जाके, वैसे ही आप किसी स्कूल में जाकर के अपने बारे में लोगों को बताओगे और उनको मोटिवेट करोगे, उनको प्रोग्रेस करोगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी प्रस्तुति भी हमारे यहाँ पर होने वाली है, आप लोगों ने हमें सुना और मैं बुलाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को कुछ आया समझ में? क्या करना है? और अपने
आदिवासी जो नृत्य है, गदली नृत्य और फगवा नृत्य कहाँ के हैं? हाँ, और भांगड़ा पंजाब। तो अभी आप लोग, जैसा दरबार जी ने बताया है, सबको कुछ ना कुछ बनना है, और ये स्टेज का डर तो सबको छोड़ना है। हमको डर लगता है या हमको नहीं जमेगा, सबसे होता है सब काम। ईश्वर ने सबको एक बुद्धि दी है, तो आप लोग अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाओ। और सबसे पहले तो पढ़ना अच्छा है, पढ़ने के बाद अदर एक्टिविटीज में भी आपको, जैसे करते हैं ये बच्चे 26 जनवरी 15 अगस्त को बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं, मैडम लोग सब करवाती हैं कार्यक्रम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।